हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लेसन नंबर 2 इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट के लेक्चर नंबर 13 में हम स्टडी करेंगे जल वाटर और भारतीय मानक संस्थान के अनुसार जल में अशुद्धियों की सीमा और जल की अशुद्धियों पर कंक्रीट के गुणों पर प्रभाव। हम जानते हैं कि किसी कंक्रीट बनाने के लिए 3 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला होता है बंधक पदार्थ के अंतर्गत सीमेंट, गारा और चूना आता है। फिर उसके बाद मिलावा होता है। मिलावा के अंतर्गत फाइन एग्रीगेट तथा कोर्स एग्रीगेट आता है। और तीसरे नंबर पे आता है वाटर। तो हम लेसन नंबर 2 में हमने इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट के संगठक के बारे में हमने सबसे पहले सीमेंट के बारे में चर्चा की। फिर उसके बाद हमने मिलावा के बारे में चर्चा की। मिलावा के अंतर्गत कितने प्रकार के मिलावा होते हैं, कौन मिलावा होता है, मिलावा की विशेषताएं क्या क्या होती इत्यादि के बारे में जाना। आज हम आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन, वाटर के बारे में चर्चा करेंगे। आखिर वाटर कितना लेना चाहिए, कौन शुद्ध वाटर होता है, कौन अशुद्ध वाटर होता है, किसकी अधिक मात्रा होगी तो हमें कंक्रीट की सुक्रायता कम हो जाएगी और किसकी कम मात्रा होनी चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक सुक्रायता की मात्रा में कंक्रीट प्राप्त हो। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत ही चर्चा करेंगे जल वाटर के बारे में। फिर भारतीय मानक संस्थान के अनुसार जल में अशुद्धियों की सीमा और जल की अशुद्धियों कंक्रीट, यानी जब जल अशुद्ध रहेगा तो कंक्रीट पर कितना क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चालू करते हैं। सबसे पहले जल आखिर क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वाटर क्या होता है, वाटर की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में जानेंगे। जल कंक्रीट बनाने के लिए प्रयोग होने वाला सीमेंट के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अवयव होता है। तो हमने पहले ही बताया है कि यानी कंक्रीट बनाने के लिए बंधक पदार्थ, मिलावा तथा जल की आवश्यकता होती है। तो वही बात कह रहा है कि कंक्रीट बनाने के लिए प्रयोग होने वाला सीमेंट के बाद यानी बंधक पदार्थ के बाद कोई दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है तो वो है वाटर है, जल है। इसके प्रयोग में असावधानी बरतने से कंक्रीट की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। अतः जल की मात्रा एवं गुणवत्ता का विस्तृत अध्ययन किया जाना आवश्यक है। जल का एक भाग सीमेंट की जल योजन क्रिया में प्रयुक्त होता है तथा बची हुई मात्रा मिलावे के कणों को लुब्रिकेशन मतलब स्नेहक के काम आती है जिससे कंक्रीट सुकार बनती है। तो वही बात कर रहे हैं कि कंक्रीट जल क्या होता है। यदि जल की हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो हम उसका कम ज्यादा प्रयोग कर देंगे जिससे हमें अच्छी मात्रा में कंक्रीट नहीं प्राप्त होती है। और कंक्रीट में जल 2 भागों में होता है। जल का एक भाग सीमेंट की जल योजन मतलब होता है सीमेंट और मिलावा में जो बंधक पदार्थ कार्य करते हैं और पानी मिला के जो कार्य करते हैं उसे जल योजन। एक भाग जल योजन की क्रिया में प्रयुक्त होता है तथा बचे हुए भाग मिलावे के कणों को लुब्रिकेशन के काम आता है, मतलब जो दूसरा होता है उसे जोड़ने का काम करता है। एक भाग सीमेंट का भाग और उससे क्रिया करके बंधक पदार्थ बनाने का काम आता है जिससे कंक्रीट सुकार बनती है। तो इस प्रकार हमने जल के बारे में जाना। यदि हमें जल की जानकारी नहीं होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में जाना। अब हम दूसरा टॉपिक जो हम बताए हैं, भारतीय मानक संस्थान के अनुसार जल में अशुद्धियों की सीमा कितना होना चाहिए कि जिससे हमें मान लीजिए कि इतना अशुद्धि तक सही रहेगा कंक्रीट की सुकारता, नहीं तो फिर एकदम ज्यादा बेकार होने लगती है। तो भारतीय मानक संस्थान के अनुसार जल में अशुद्धियों की सीमा कितनी होनी चाहिए। तो IS कोड 456/2000 के अनुसार जल में ठोस अशुद्धियों की सीमा निम्नवार होना चाहिए। पहला है ठोस सॉलिड और अनुपातिक सीमा। कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक होना चाहिए 200 mg मिलीग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में 200 मिलीग्राम कार्बनिक पदार्थ होने चाहिए
किसकी बात कर रहे हैं? जल की बात कर रहे हैं। अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक में 3000 mg प्रति लीटर और सल्फेट 400 mg प्रति लीटर और क्लोराइड सादी कंक्रीट के लिए 2000 और प्रबलित कंक्रीट के लिए 500 mg प्रति लीटर होना चाहिए और निलंबित पदार्थ सस्पेंडेड वाटर 2000 mg प्रति लीटर होना चाहिए। तो हमने क्या सीखा इसमें यह है कि यानी भारतीय मानक संस्थान आईएस कोड के अनुसार 1 लीटर में कितना अशुद्धि तक होना चाहिए जिससे हमें उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट प्राप्त हो सके। तो कार्बनिक पदार्थ 200 mg प्रति लीटर होना चाहिए। इससे अनुपातिक सीमा मैक्सिमम यानी इससे कम होगा तो और सही होगा, मगर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम का मतलब ये होता है। और अकार्बनिक पदार्थ 3000 mg प्रति लीटर और सल्फेट 400 mg प्रति लीटर और क्लोराइड सादी कंक्रीट के लिए 2000 mg प्रति लीटर और प्रबलित कंक्रीट के लिए 500 mg प्रति लीटर होना चाहिए और निलंबित पदार्थ सस्पेंडेड वाटर 2000 mg प्रति लीटर होना चाहिए। फिर हम दूसरा बात करेंगे, यानी ये जो भारतीय मानक आईएस कोड के अनुसार कितना निर्धारित किया गया है कि 1 लीटर में कितना कार्बनिक पदार्थ होना चाहिए, अकार्बनिक पदार्थ सल्फेट क्लोराइड और निलंबित पदार्थ कितना होना चाहिए, उसके बारे में जाना। ये है कि यानी अधिकतम ये है, ये सब अधिकतम दिया है। इससे कम रहेगा तो हमें और उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट प्राप्त होना चाहिए, मगर इससे ज्यादा अशुद्ध हम जल मिलाएंगे तो हमारी कंक्रीट की जो सामर्थ्य होती है वो बेकार हो जाएगी। फिर दूसरा ए में हमने जाना था आईएस कोड के अनुसार कितना होना चाहिए और बी में हमने जाना फिलिप्थीन को सूचक के रूप में प्रयोग करने पर 200 ml पानी सैंपल को उदासीन करने के लिए 0.1 नॉर्मलता के सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH की घोल में 2 ml से अधिक की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। मतलब फिलिप्थीन को सूचक के रूप में प्रयोग करने पर 200 ml पानी सैंपल को उदासीन करने के लिए 0.1 नॉर्मलता NOH घोल की 2 ml से अधिक की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जो नॉर्मलता लेनी चाहिए 0.1 नॉर्मलता लेना चाहिए, 2 ml से अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है सी है गुलाबी मिथाइल आयरन जो सूचक के रूप में प्रयोग करने पर 200 ml पानी को उदासीन करने के लिए 0.1 नॉर्मलता के HCl अम्ल की 10 ml से अधिक की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। 10 ml से इसमें क्या है, HCl के लिए 10 ml से अधिक नहीं पड़नी चाहिए 200 ml पानी के लिए, और उसमें क्या होता है 0.1 नॉर्मलता के 2 ml से अधिक की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। इसमें भी 200 ml है, इसमें भी 200 नॉर्मलता 0.1, इसमें भी 0.1 नॉर्मलता है। इसमें 2 ml से अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें 10 ml से। फिलिप्थीन में 2 ml से अधिक नहीं होना चाहिए और गुलाबी मिथाइल आयरन में 10 ml से अधिक नहीं होना चाहिए। और चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी का पीएच मान 6 से 8 मध्य होना चाहिए। मतलब जो कंक्रीट बनाने में हम पानी का उपयोग किए जाते हैं उसका पीएच मान 6 से 8 के मध्य होता है। पीएच मान मतलब 1 से 14 होता है, तो 1 से 7 के नीचे जो होता है अम्ल होता है और 7 के ऊपर जो होता है क्षार होता है और 7 पे जो होता है उदासीन होता है। तो मगर उसका जो हम कंक्रीट में हम पानी का उपयोग करेंगे उसका पीएच मान 6 से 8 के मध्य होना चाहिए। मतलब 7 पे उदासीन हो जाएगा और जब 7 के नीचे आएंगे तो अम्ल होना चाहिए और 7 के ऊपर जाएंगे क्षारीय। मतलब ये होना चाहिए कि ना अम्लीय हो ना क्षारीय हो, बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार हमने भारतीय मानक संस्थान के अनुसार जल में अशुद्धियों की सीमा कितनी हो सकती है इसके बारे में जाना। सबसे इंपॉर्टेंट ये पानी का पीएच मान 6 से 8 के मध्य होना चाहिए, ये चीज है। और कितने आवश्यकता होती 1 लीटर में, कितने कार्बनिक, कितने अकार्बनिक, कितने सल्फेट, कितने क्लोराइड और कितने निलंबित पदार्थ होने चाहिए इसके बारे में जाना। उम्मीद करते हैं आपको ये 2 टॉपिक जल वाटर और भारतीय मानक संस्थान के अनुसार जल में
अशुद्धियों की सीमा के बारे में समझ में आ गया हो। और सबसे इम्पोर्टेंट यही पूछ सकता है कि भारतीय मानक संस्थान के अनुसार जल में अशुद्धियों की सीमा कितनी होती है, इसके बारे में विस्तृत या विस्तार से या फिर संक्षिप्त परिचय लिखिए। जो आएगा ये समझ लीजिए 5 नंबर का 100% आएगा। ठीक है, तो अब अगला हम टॉपिक बात करेंगे। अब हम अगला बात करेंगे जल की अशुद्धियों का कंक्रीट के गुणों पर प्रभाव। जल की यदि अशुद्धि रहेगी तो कंक्रीट का जो निर्माण किया जाएगा उस पे क्या क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में जानेंगे। जल की अशुद्धियों का कंक्रीट के गुणों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन वाटर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। पहला है निलंबित कण, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके बारे में। यदि जल में सिल्ट तथा मिट्टी के निलंबित कणों की मात्रा 0.02% तक है तो इसके कंक्रीट के गुणों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु यदि यह मान 2000 mg प्रति लीटर से अधिक हो जाए तो कंक्रीट के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। मतलब जो जल का इस्तेमाल कर रहे हैं कंक्रीट बनाने में, उसमें जो जल में सिल्ट और मिट्टी के निलंबित कण की मात्रा 0.00% तक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर यदि और उसका 1 लीटर में 2000 मिलीग्राम से अधिक हो जाए, क्या हो जाए, सिल्ट तथा मिट्टी अधिक हो जाए तो बुरा इफेक्ट पड़ने लगता है। तो इसमें क्या होता है निलंबित कण में यही होता है कि 0.02% तक है क्या सिल्ट तथा मिट्टी है तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यदि 2000 mg प्रति लीटर से अधिक हो जाए तो कंक्रीट पे ऊपर गलत प्रभाव पड़ने लगता है। पहला हमने जाना निलंबित कण के बारे में। दूसरा है विभिन्न प्रकार के लवण। लवण मतलब होता है नमक। तो पानी में कौन कौन से विद्वान है, सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट लवणों का विभिन्न प्रकार के सीमेंटों के जमाव काल पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इन लवणों की अधिक मात्रा से कंक्रीट की सामर्थ्य घट जाती है। मतलब हमें जो कंक्रीट बनाने में हम यूज करेंगे उसमें हमें यह देखना चाहिए कि उसमें जो लवण यानी नमक मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम और पोटेशियम के जो कार्बोनेट होते हैं वो कम से कम हो। यदि ज्यादा हो जाएगा तो उसकी सामर्थ्य घट जाती है। ठीक है। दूसरा है विभिन्न प्रकार के लवण क्या होना चाहिए, जो हम पानी यूज कर रहे हैं कंक्रीट बनाने में उसमें लवण की मात्रा कम से कम रखनी चाहिए। यदि अधिक हो जाएगा, इसमें यदि अधिक हो जाएगी तो सामर्थ्य घट जाती है। और तीसरा बात करेंगे अम्ल एसिड के बारे में। यानी एसिड क्या होना चाहिए, जो जल लेते हैं उसकी एसिड के कंक्रीट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी हाइड्रोलिक, सल्फ्यूरिक व अन्य समान अकार्बनिक अम्लों की सांद्रता 1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो सीमेंट का हम जो कंक्रीट बनाने में पानी का उपयोग करेंगे उसमें अम्लता 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि हम अधिक कर देंगे तो हमारा कंक्रीट पे बुरा इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा। अब हम चौथा बात करेंगे। चौथा है क्षारीय पदार्थ। मतलब जो सीमेंट का प्रयोग जो कंक्रीट बनाने में हम पानी का उपयोग करेंगे उसमें कितना क्षार होना चाहिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NOH की मात्रा सीमेंट के भार का 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इससे अधिक सांद्रता से कंक्रीट की सामर्थ्य घट हो जाती है। जो हम पानी कंक्रीट बनाने में उपयोग करते हैं उसमें क्षारीय पदार्थ की मात्रा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट के भार का 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। और हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात और आखिरी बात तेल के बारे में। सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट बात में तेल में पानी में खनिज तेलों की मात्रा का कंक्रीट की सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु इनकी सामर्थ्य के सीमेंट के भार का 2% से अधिक होने पर कंक्रीट की सामर्थ्य 20% तक घट जाती है। पहले ये कह रहे हैं कि यानी जो
कंक्रीट बनाने में पानी का उपयोग करते हैं उसमें ज्यादातर तेल का इफेक्ट नहीं पड़ता है, मगर इफेक्ट पड़ेगा कब पड़ेगा, जब 2% से अधिक हो जाएगा जो हम जल यूज कर रहे हैं उसमें तेल की मात्रा 2% से अधिक हो जाएगी तो कंक्रीट के गुणों पर इफेक्ट पड़ेगा। और कितना पड़ेगा, 20% तक घट जाएगी। ठीक है, 2% से अधिक हुआ नहीं, जो पानी है उसमें तेल की मात्रा 2% से अधिक हुआ नहीं तो 20% तक घट जाती है। तो दोस्तों हमने जल की अशुद्धियों के कंक्रीट के गुणों के प्रभाव के बारे में जाना। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण ही कथे पॉइंट जाना, निलंबित कण के बारे में जाना, विभिन्न प्रकार के लवण के बारे में जाना, अम्ल के बारे में जाना और क्षारीय पदार्थ के बारे में जाना और तेल के बारे में जाना कि तेल का कम या ज्यादा क्या होगा, इफेक्ट का प्रभाव, ये सब इत्यादि के बारे में 5 स्टेप हमने जाना। तो आज यही ये लेक्चर समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को जरूर ऑल पे क्लिक करिए जिससे कोई भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।